हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना अपकमिंग आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और डीआरडीओ का जो एग्जाम है उसमें जनरल साइंस फिजिक्स का अपना जो लाइट का टॉपिक है वो काफी भारी वेटेज रखता है तीनों ही एग्जाम के अंदर, जेई के अंदर भी, एएलपी में भी और डीआरडीओ के अंदर भी। और सबसे लेंथी टॉपिक माना जाता है लाइट का। विद इन 30 टू 40 मिनट कैसे इफेक्टिवली आप इसको रिवाइज करोगे, वन बाय वन करके जो टॉपिक है उसको पूरा रिवाइज करते हैं अपन। सबसे पहले आपको लाइट की बेसिक जानकारी लेनी है। लाइट एक टाइप की एनर्जी है, ट्रांसवर्स वेव है, मतलब ये प्रोपोगेट करती है तो इसके पार्टिकल मीन पोजीशन से अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर फ्लक्चुएट करते हुए प्रोपोगेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, मतलब कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइज करने का सिंपल मीनिंग क्या है कि पार्टिकल्स है उसको कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बाउंड कर सकते हो आप। दैट मींस ऑसिलेशन है उनको एक डायरेक्शन के अंदर बाउंड किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टली बाउंड कर सकते हो, वर्टिकली बाउंड कर सकते हो। एक जो ट्रेवल है इसका स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है लाइट का। तो ये सब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तीन टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। इनका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है उसके आर पार आप देख सकते हो और क्लियरली देख सकते हो। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है? जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके आर पार आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट। आपको ओपेक बोला जाए दैट मींस उनके आर पार आप नहीं देख सकते। अब डेफिनेशन से ही क्लियर है, एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हो जिनके एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा गैस के अंदर है लाइट स्पीड, ट्रेवल की स्पीड है सबसे ज्यादा गैस के अंदर होती है और सबसे कम है लिक्विड के, जो आपका सॉलिड के अंदर और इन बिटवीन जो आप लिक्विड लाई करता है। सबसे ज्यादा स्पीड अपन बोल कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है। जैसे हम वाटर में आएंगे, ग्लास में आएंगे तो स्पीड है रिडक्शन करना शुरू कर देगी। तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको बेसिक जानकारी रखनी है कि गैस में सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है और वैक्यूम में हाईएस्ट स्पीड बोलकर चलते हैं। अब बात आती है मिरर की। लाइट के टॉपिक में अपन ने दो पॉइंट्स सबसे मेजर पार्ट कवर करता है, मिरर और दूसरा लेंस। मिरर की सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मिरर में, मिरर सिंपली क्या है? एक ग्लास सरफेस है उसको वन साइडेड आपने कोटेट कर दिया। अब इस कोटेट करने से क्या फायदा होगा कि आपने वन साइडेड कोटेट कर दी तो इस पर जो लाइट इंसिडेंट करेगी, जो आपतित किरण होगी, वो कोटेटिंग सरफेस होने की वजह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी या बाउंस बैक कर जाएगी। तो अब इसको ग्लास ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे, क्योंकि आपने वन साइड कोट कर दिया है। इसकी वजह से रिफ्लेक्ट करने की, लाइट रे की रिफ्लेक्ट करने की या बाउंस बैक करने की टेंडेंसी आ गई है। मेनली अपन मिरर्स को डिवाइड करते हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के अंदर। प्लेन मिरर के लिए आपको बेसिक 3-4 पॉइंट्स याद रखने। साइज जो इमेज की बनती है, ऑब्जेक्ट जितना होता है उतनी इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर का आप जनरल एग्जांपल, अपन जो डेली लाइफ में मिरर यूज करते हैं वो सब प्लेन मिरर, आप जो मॉर्निंग में मिरर यूज करते हो वो सब प्लेन मिरर के एग्जांपल। ठीक है। प्लेन मिरर के लिए जो बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आप सोचोगे कि भाई डेली लाइफ में जो आप मिरर यूज करते हो उसमें वर्चुअल इमेज कैसे है? हम तो एक्चुअल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वर्चुअल इमेज का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि अगर इमेज का फॉर्मेशन जहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करती हैं वहीं पर अपन बोलते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब रिफ्लेक्टेड रे अगर जो मिरर है उसके बियॉन्ड, उसके बैक के अंदर मीट कर रही हैं, तब तो अपन बोलते हैं जो इमेज है वो वर्चुअल है। जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है उसी साइड पे वापस से मीट कर जाए रिफ्लेक्टेड रे, उस टाइम पर अपन बोलते हैं जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। अब यहां पर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और इंसिडेंट के बाद में रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पीछे मिल रही है जाकर के। दैट मींस यहां पर कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरिक्ट नेचर की होती है। इरिक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी बनती है। और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। वर्चुअल का मतलब क्या है? आभासी। वर्चुअल मतलब आभासी, रियल मतलब वास्तविक इमेज। सेम साइज की बनती है, पहले ही बताया, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज बनेगी। जैसे यहां पर ए बी की हाइट अगर मैं h मानकर चलूं तो इमेज जो है ए डैश बी डैश उसकी हाइट भी h ही बनी रहेगी। यहां पर x = y का मतलब ये x मान लिया इन्होंने, ये y मान लिया। सिंपल सी बात है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है? मिरर के सामने डेली लाइफ में आप जो मिरर यूज करते हैं उसके सामने आप कुछ भी लिख करके, मतलब सिंपली आप फॉर्मेशन भी वर्ड लिखा हुआ है उसको भी लिखोगे तो उसके अंदर आपको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर दिखेगा। जैसे आपको डिस्प्ले भी करता हूं मैं यहां पर,
यहां पर देखना, ये राइट हैंड है, मिरर के अंदर लेफ्ट दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित, लैटरली इन्वर्टेड, किसमें बनती है, प्लेन मिरर के अंदर। अब कुछ की पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर के बारे में, वो ध्यान में रख लो कि प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है आपको। जैसे यहां पर 6 फीट हाइट है, तो इसको कंप्लीट देखने के लिए 3 फीट का मिरर रिक्वायर्ड होता है, मतलब हाफ हाइट है मिरर की, वो रिक्वायर्ड होती है, आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखना है तब। सिंपल जो फोकल लेंथ है, मतलब इसका कर्वेचर एकदम प्लेन होता है, तो फोकल लेंथ को अपन इनफाइनाइट बोलते हैं, और वो जो पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ होती है, यहां पर ये वैल्यू इन्फिनिटिव है, तो पावर कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो बेसिक जानकारी है कि पावर के लिए अपन 0 बोलकर चलते हैं। मैग्निफिकेशन की मतलब मैग्नीफाई नहीं हो रही है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन है ही नहीं, तो इसकी वजह से एम की जो वैल्यू है, मतलब इमेज कितना है, हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों सेम है, तो ये वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी, सिंपल है। तो मैग्निफिकेशन जिसको आवर्धन अपन बोलते हैं, तो आप सिंपल ध्यान में रखो, प्लेन मिरर के लिए आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद में प्लेन मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल पर आप रखिए, मतलब दो प्लेन मिरर हैं, उनको थीटा एंगल पर आपने प्लेस किया, तो उस टाइम पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, एक बेसिक फॉर्मूला है, आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपके पास में 360 बाई थीटा करते हो, थीटा क्या है, मतलब कितने एंगल पर आपने प्लेस किया प्लेन मिरर को, अगर ये इवन वैल्यू आती है आपके पास में, तब तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास में 360 बाई थीटा, मतलब आपने मान लो कि 40 डिग्री पर प्लेस किया, तो 360 बाई 40 आप लगाओगे, आपके पास में इवन आता है तब तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। अगर ओड आता है तब आपने सिमेट्रिकली प्लेस किया है तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, अगर एसिमेट्रिकली है तो डायरेक्ट 360 बाई थीटा इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, मतलब प्लेन मिरर को एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर प्लेस कर दिया, तो आप सिंपल फॉर्मूला से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी नंबर ऑफ इमेजेस है वो फॉर्मेशन होंगी। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि अगर आप पैरेलली प्लेस्ड कर देते हो प्लेन मिरर को, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है। और प्लेन मिरर के यूज है वो काफी बार पूछ लिए जाते हैं, जो पैटर्न्स फॉर्मेशन के लिए पेरिस्कोप के अंदर, या फिर लुकिंग ग्लासेस का एग्जांपल तो मैंने आपको अभी दिया ही है, जो अपन डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अपने दो टाइप पढ़े, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर जो होते हैं उनको अपने नेक्स्ट जो फर्दर डिवाइड करके चलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर अपन जो डिवाइड करके चलते हैं, जो कर्व्ड मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड के अंदर भी आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये किस बेसिस पर है, मतलब आपने कोट किस साइड में किया, मतलब अगर प्लेन मिरर है तो आप किसी भी साइड में कोट करो, चाहे यहां पर कोट करते हो चाहे इस साइड में कोटेटिंग करते हो, लेकिन अगर कर्व्ड है तो उस टाइम पर आपने इस साइड में अगर कर्व्ड किया है तब तो अपन कौन सा बोलकर चलेंगे, कॉनकेव बोलकर चलेंगे। वहीं अगर आपने इनसाइड यहां पर कोटेटिंग की है उस टाइम पर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा, इंसिडेंट रे आएंगे और बिखर जाएंगे। और कॉनकेव मिरर की बात करें तो यहां पर इंसिडेंट आएंगी, रे आएंगी और एक जगह रिफ्लेक्टेड होने के बाद में एक जगह बाउंड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस वे के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, जो डिवीजन करते हैं अपन, और जो प्लेन मिरर है उसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ कोटेटिंग सेम रहेगी मतलब। लेकिन कर्व्ड मिरर है तो आपने इनसाइड कोट किया है या आउटसाइड कोट किया है, उसके बेसिस पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिवाइड होता है। यहां पर आपको डिस्प्ले भी किया गया है कि आपने जो उभरी हुई सतह है उसको आपने पेंट कर दिया, दैट टाइम कॉनकेव बन गया। जो इनसाइड वाली सरफेस है, अब यहां पर रिफ्लेक्शन किससे, यहां से होगा रिफ्लेक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन इस वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो कॉनकेव के लिए पूछा जाए आपको कि कंसंट्रेट किस कौन से मिरर के अंदर होंगी, तो कॉनकेव के अंदर होंगी। कॉन्वेक्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे रेज से। तो कोटेट किस डायरेक्शन में किया आपने, इनसाइड किया आउटसाइड किया, उसके बेसिस पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो डिवाइड होते हैं। ये एक जगह कंसंट्रेट हो जा रही है, कॉनकेव है तब, वहीं अगर कॉन्वेक्स है तो ये बिखर जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मिरर के रिगार्ड, मिरर में भी है और सेम लेंस के अंदर भी है। मिरर के अंदर जैसे अपन पोल अपन डिफाइन करते हैं, वहीं अगर लेंस होता तो हम ऑप्टिकल सेंटर बोल करके चलते हैं। फोकस है F1 F2 दो, यहां पर लेंस के केसेस में मिरर की बात करें तो सिंगल फोकस प्रेजेंट रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पुट कर लेता है। अपर्चर है। इन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को एक बार पढ़ते हैं तो आपको चीजें लगभग क्लियर रहेंगी। यहां पर आपको डिस्प्ले भी करके दिखाया गया सेम चीजें। प्रिंसिपल एक्सिस अपन बोलकर चलते हैं,
फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाली डिस्टेंस एफ है, ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच रिलेशन r इज इक्वल टू 2f अपन डिफाइन करके चलते हैं। किस डायरेक्शन में कोटेट किया उनके बेस पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स है उसका डिवीजन करके चलते हैं। ये आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों आपको डिस्प्ले किया गया है। अब दोनों से इमेज का फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। कॉनकेव का केस है 6 केसेस अपन पढ़ के चलते हैं, वन बाय वन सारे केसेस को आपको स्टडी कर लेना। उसके बाद में सारणी है, आप एक एज ए टेबल फॉर्मेशन करके आपको जो इमेज कहां पर बन रही है और प्रॉपर्टीज क्या है इमेज की उनको ध्यान में रखना है। एक बार आप जो है रूल्स को सारो कंप्लीट पढ़ लोगे, उसके बाद में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, 2 रेज है ऑब्जेक्ट से आपको निकालनी है और जहां पर भी वो मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पर भी मीट करेंगे वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे इसके रूल्स हैं सिंपल कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब इनफाइनाइट से जो रे आ रही है उनको अपन मानकर चलते हैं कि पैरेलल रेज है, तो इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट एफ से होकर के निकलती है। सेकंड रूल है कि अगर यहां से पहले से फोकस के अंदर आ रही है, डायरेक्टली जो रेज है वो डायरेक्ट इंसिडेंट कर रही है फोकस से आती हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, दैट मींस वाइस वर्सा है पहला और दूसरा। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में भी सेम पाथ को फॉलो करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस से निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पोल पॉइंट पी होता है, यहां पर आई और आर एंगल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन बोलते हैं उसको फॉलो करती है पॉइंट पी पर। तो ये सिंपल रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो कॉनकेव मिरर के केस हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर के सेम रूल फॉलो होंगे और सभी आप जो है यहां पर केसेस हैं उनका इमेज का फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। इनफाइनाइट से आ रही है, हमने सेम रूल फॉलो किया, इनफाइनाइट से आ रही है मतलब फोकस से होकर जाएंगी। अब जहां पर ये क्रॉस सेक्शन निकला, यहां पर जो रिफ्लेक्शन के बाद में जहां पर ये मीटिंग पॉइंट है वहीं पर मतलब इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर इंफिनिटिवली मतलब ऑब्जेक्ट की साइज काफी बड़ी है और जो इमेज बनी है वो काफी पॉइंटेड इमेज बनी है, तो सेम हम प्रॉपर्टीज लिख देंगे। कहां पर पोजीशन इमेज कहां पर है, फोकस पर बनी है, कहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था, हाईली डिमिनिश्ड बनी है मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसके कंपेयर में इमेज काफी छोटी बनती है, तो इस वजह से हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंटेड साइज इमेज अपन बोलकर चलते हैं। नेचर कैसा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड इमेज बोलकर चलते हैं। जो रियल इमेज होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, वहीं अगर वर्चुअल होती तो हमेशा इरेक्ट बनती। ठीक है, अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं, यहां पर सेम एक रे पैरेलल आई, यहां से निकल गई, सी में से आई डायरेक्ट सी में से निकल गई, मीटिंग पॉइंट है उस पर सेम आपका यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इमेज की प्रॉपर्टीज जो आपको है, कहां पर इमेज का फॉर्मेशन, दो ही चीजें हैं, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है और इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, ये दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया है, उसके बाद इमेज कहां बनी है और नेचर ऑफ इमेज कैसा है। तो यहां पर इन्वर्ट जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इमेज जो बन रही है इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज मतलब यहां जो मिरर ने जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आई उसी डायरेक्शन के अंदर मीट कर रही है, अगर इसके पीछे मीट कर रही होती तब ये रियल ना बोल करके वर्चुअल बोलते हैं अपन। देखना आप जहां पर भी नेक्स्ट जो केसेस हैं, यहां पर इंसिडेंट रे आ रही है और जो इमेज का फॉर्मेशन है मिरर के यहां पर जहां इंसिडेंट रे आ रही है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, दैट मींस ये वाली जो इमेज बनेगी वो भी कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड दिख रहा है आपको प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बन रही है। सेम यहां पर इमेज कैसी बन रही है, जो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन के अंदर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है, रियल है तभी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस इन्वर्टेड इमेज बनी है। सिंपल है। एफ पर रखोगे तो जो इमेज का फॉर्मेशन अपन बोलते हैं कि इनफाइनाइट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको इमेज नोट फॉर्म दिया हुआ है तो इमेज नोट फॉर्म लिखो, अगर आपको रियल और इन्वर्टेड ऑप्शन के अंदर दिया है तो उसको भी आपको टिक करके चलना है इस केस के अंदर स्पेसिफिकली। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंस जो फोकस पॉइंट है उससे भी आगे रखते हो आप, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो बैक टू द मिरर। अब देखना यहां इस केस के अंदर इमेज का फॉर्मेशन पीछे हुआ है, इंसिडेंस जो रे आई है, जो जहां पर आपतन किरणें आई हैं उसके बैक डायरेक्शन के अंदर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इमेज कैसी है, ये इमेज रियल ना होकर के वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, दैट मींस वर्चुअल इमेज इरिक्ट नेचर की होती है। तो यहां पर हमेशा आप ध्यान में रखोगे वर्चुअल इमेज है और इरिक्ट नेचर की। ठीक है, ये सारे केसेस मैंने आपको एक साथ कंपाइल कर दिए यहां पर। नेक्स्ट देखना आप जो यूज क्या क्या है, कॉनकेव मिरर्स के यूज क्या क्या है।
कुछ इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, पोर्चेज के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, व्हीकल की जो हेडलाइट्स हैं उनके अंदर, और डेंटिस्ट हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज कर सकते। ये रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपसे, तो ये आपको जो ग्रीन मार्क किया हुआ है वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, एज इट इज एनसीईआरटी से है, ठीक है ना। इसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, केवल दो ही केस हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस आपको याद रखने हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी ऊपर रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इन बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो उस टाइम पर इमेज का फॉर्मेशन। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, हमेशा वर्चुअल इमेज। दो ही केसेस हैं, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट नेचर की होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट नेचर की होती है, ठीक है ना। तो आपको कहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, उसके बाद में इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, इमेज डिमिनिश्ड है या फिर इमेज जो है यहां पर आपके पास में मैग्नीफाई हो गई। डिमिनिश्ड या मैग्नीफाई होने का मतलब क्या है कि m की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस वो मैग्नीफाई हो गई, जितना ऑब्जेक्ट था उससे भी ज्यादा इमेज बन गई। लेस देन 1 है, दैट मींस वो डिमिनिश्ड हो गई, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनी है, तब अपन बोलते हैं कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है। इसी प्रकार आपने कॉनकेव के लिए याद रखे, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसके यूजेज आपको याद रखने हैं कि रेयर व्यू जो है उसके अंदर मेनली जो आपका मिरर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में कंक्लूजन है, ये यहां पर लिखा हुआ है कंक्लूजन है, कॉनकेव मिरर है उससे इमेज का फॉर्मेशन, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। वर्चुअल कब बनी थी, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। बाकी सभी केसेस के अंदर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, और रियल कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जो लास्ट वाला केस आपने अभी देखा उसके अंदर, सिक्स्थ केस के अंदर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, उस टाइम पर वर्चुअल इमेज कब बनी थी, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे रख दिया था, उस टाइम पर वर्चुअल इमेज बनी। और वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, बैक टू द मिरर बनती है, तो कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। नेगेटिव किस डायरेक्शन के अंदर, जब हम इन्वर्टेड बोल रहे हैं, दैट टाइम एच डेस की जो वैल्यू है हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव बोलकर चलते हैं, और पॉजिटिव कब है, इस वाले केस के लिए पॉजिटिव है। तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है चीजें। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के लिए केवल और केवल वर्चुअल इमेज बन रही थी, इरेक्ट नेचर की, तो एच डेस की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्योंकि यहां पर जो इमेज है वो बैक टू द मिरर बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डायरेक्शन में बनने की वजह से एच डेस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो एक कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है जो आपने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, सेम एज इट इज है, वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अपन 0,0 लिखते हैं, इस यहां डायरेक्शन के अंदर, इस वाली डायरेक्शन के अंदर यहां पर नेगेटिव, और उधर वाली डायरेक्शन के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। अपर डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और नेगेटिव डायरेक्शन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन है। सेम आपका जो रूल है कोऑर्डिनेट वाला, यहां पर x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और ये वाला अपन ओरिजिन 0,0 मानकर चलते हैं। तो यहां पर ये ओरिजिन की जगह हम पोल बोलकर चलेंगे। ये वाली जो डायरेक्शन है यहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे या फिर इंसिडेंट से यहां पर से आएंगी, तो नेगेटिव वैल्यूज ली जाती है। इसी वजह से जो u की वैल्यू है वो ऑलवेज हम बोलते हैं नेगेटिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो u वैल्यू नेगेटिव लेने का मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लेस करते हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो यहां पर सिंपल यूज आती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस की एक्स एक्सिस, नेगेटिव की एक्स एक्सिस, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको अपन पोल के इक्विवेलेंट मानकर चलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ भी आपको, पोल है वो इक्विवेलेंट टू ओरिजिन है, प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के इक्विवेलेंट मान करके चलते हैं। मिरर फॉर्मूला काफी इजी है, इसको अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अप्लाई का मीनिंग है मतलब आपको साइन कन्वेंशन, मतलब आपने फॉर्मूला लगा दिया लेकिन आपके साइन यहां पर गलत है, v और u के साइन गलत है, तो इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं रहता। बाद में आपके ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने मैच करना शुरू कर जाते हैं। r इक्वल्स टू 2f, सिंपल आपको ध्यान में ही है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वहीं अगर लेंस के लिए ये होता तो हम क्या बोलते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहां साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है u की वैल्यू, u वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां पर सिंपल याद रखना कि यहां पर मैंने बोला कि ओरिजिन पॉइंट है, इसको आप मानकर चलते हो पोल। यहां ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन के अंदर प्लेस करते हैं, मतलब इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन के अंदर आ रही होती है, फिर वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केसेस के अंदर u वैल्यू है हमेशा आपके लिए नेगेटिव लेकर चलते हैं। v
आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आर और एफ के साइन है वो सेम रहेंगे, क्यों? क्योंकि आर इज इक्वल टू 2f होता है, तो जैसा एफ का साइन होगा वैसा ही आर का। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? पोल और जो फोकस पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं। यही अगर आर या एफ के लिए अपन बोले तो कॉन्वेक्स आपको बोला जाए तो उस टाइम पर पॉजिटिव वैल्यू, और कॉनकेव मिरर बोला जाए तो आप नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करके चलोगे। फोकस जो आप एफ पॉइंट है, जो फोकल लेंथ है, उसके लिए आप जो साइन है वो ध्यान में रख के चलोगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है कि हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू इमेज, या फिर डिस्टेंस आप लोगे इमेज की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कहां से है? ये डिस्टेंस है पोल से। सिंपल इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से डिस्टेंस ली गई है ये सब, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला भी एच डैश बाई एच या फिर माइनस वी बाई यू। यही अगर हम लेंस के लिए लिखते तो ये वैल्यू वी बाई यू आ जाती, सिंपल, ठीक ना। रियल इमेज है नेगेटिव होगी, वर्चुअल है पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। डिमिनिश्ड और मैग्निफिकेशन जो का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई हो गई मतलब आवर्धित हो गई, m ग्रेटर देन 1 है। यहां पर h और h डैश की वैल्यू है, h डैश पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, डाउनवर्ड बनती तो हम नेगेटिव ले लेते। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, मतलब सेम मीडियम के अंदर वापस से बाउंस बैक कर जा रही है तब तो रिफ्लेक्शन है। अगर मीडियम चेंज हो जा रहा है दैट टाइम वो नॉर्मल से डाइवर्ट हो जाती है, आइदर नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट। तो दैट फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लेंस के लिए स्टडी करते हैं बाद में। लेंस क्या है? सिंपल कि लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी यहां पर, तो रिफ्रैक्शन होगा, अपने पाथ से डाइवर्ट होगी लाइट। लेंस है दो, आप जो ग्लासेस हैं उनको एक साथ आपने ज्वाइंट कर लिया, जैसे यहां पर आपने इस वे के अंदर ज्वाइंट किया है फिर इस वे के अंदर ज्वाइंट किया, उसके बेसिस पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस है उनका फॉर्मेशन होता है। यहां पर मिरर और लेंस के अंदर डिफरेंस क्या है? यहां पोल अब बोलकर चलते हैं मिरर के लिए, लेंस आप ऑप्टिकल सेंटर बोलकर चलोगे। यहां पर कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जैसे अपन कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस पढ़े, यहां लेंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस के आप 6 केसेस पढ़ोगे। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 केसेस पढ़े, यहां पर कॉनकेव मिरर जो था, मिरर की बजाय मैं लेंस लिख देता हूं, यहां पर मिरर लिखा हुआ है, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर जो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर के में हमने 2 केसेस पढ़े, और सेम कॉन्वेक्स जो आपका कॉनकेव लेंस होगा उसमें भी 2 केसेस पढ़ेंगे, दोनों के अंदर 2-2 केसेस पढ़ेंगे, तो इक्विवेलेंट हम बोलकर चलते हैं इस वे के अंदर। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस, मतलब दोनों लेंस आ जाएंगे इसके अंदर, चाहे फिर कॉनकेव हो मतलब अवतल हो या फिर उत्तल हो मतलब कॉन्वेक्स हो, दोनों केसेस पढ़ेंगे सेम, जैसे हम मिरर के लिए पढ़ते हैं सेम लेंस के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, मिरर के अंदर हम क्या बोलते थे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बिखेर देता है, सभी रेज को बिखेर देता है, लेकिन कॉन्वेक्स यहां पर लेंस की बात आएगी तो लेंस एक जगह कंसंट्रेट कर देगा। वहीं अगर कॉनकेव लेंस की बात आएगी, कॉनकेव लेंस के लिए बोलेंगे तो ये बिखेर देगा। यही अगर मिरर के लिए बोलते हैं कॉनकेव के लिए तो वो एक जगह बाउंड कर देता है। तो जस्ट ऑपोजिट नेचर है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। वहीं अगर हम यहां पर बोले कि कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग नेचर किसका होता है मिरर के अंदर? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का कैसा नेचर होता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। और डाइवर्जिंग मिरर के लिए हम बोलते हैं तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका कैसा नेचर होता है? डाइवर्जिंग कर देता है, मतलब बिखेर देता है रेज को सिंपली। चलिए नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, सेम टर्मिनोलॉजी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, रूल्स भी सेम है। पैरेलल आएगी फोकस से निकल जाएगी, पहले से फोकस से आ रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में हम क्या बोलकर चल रहे थे? सी से आ रही है तो वापस सी के अंदर से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वापस ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसके सेम केसेस, कॉन्वेक्स के 6 केसेस, आपको 1 बाय 1 करके सारे केसेस हैं, एक बार आप ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद में आपको कंप्लीट टेबल है उसको ध्यान में रख लेना है कि कहां पर ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन
इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नीफाई हो गई है फिर डिमिनिश्ड हो गई है, और नेचर ऑफ इमेज है रियल बनी है इन्वर्टेड बनी। जो रियल है वो इन्वर्टेड होगी और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट नेचर की होती है, वो फिर मिरर का केस हो या फिर लेंस का केस हो। सेम हम कॉनकेव लेंस के लिए 2 केसेस पढ़ गए, कॉनकेव मिरर के लिए भी हम जो 6 केस है जस्ट ऑपोजिट नेचर का है। तो कॉनकेव लेंस जो है उसके लिए 2 केसेस आपको स्टडी करने हैं, इनका कंक्लूजन यहां पर आपको एनसीईआरटी के अंदर भी लिख के दिया गया है। सेम हम मिरर फॉर्मूला की जगह लेंस फॉर्मूला सेम अप्लाई करते हैं, यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। अगर लेंस की बात करूं, अगर कॉनकेव है तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव लेकर के चलते हैं अपन, और वहीं अगर आपका कॉन्वेक्स है तो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। किसके लिए बोलकर चल रहा हूं, वी के लिए, और यू तो ऑलवेज वैल्यू हम नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं, फिर चाहे मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो, दोनों के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एफ या आर की वैल्यू है जो हम r इज इक्वल्स टू 2f बोलकर चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो आप ट्वाइस टाइम ऑफ अगर फोकल लेंथ करते हो तो आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है, तो दोनों का साइन एक जैसा होगा। कॉनकेव लेंस के लिए बोले तो नेगेटिव वैल्यू ली जाती है एफ की, और कॉन्वेक्स के लिए बोले, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, उत्तल लेंस के लिए बोले तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चलो। नेक्स्ट यहां पर पावर, तो पावर क्या है 1/f। 1/f करते टाइम आपको ध्यान में रखना है जो फोकल लेंथ है हमेशा मीटर के अंदर आपको पुट करनी, अलग अलग भी दिया जाए तो यहां पर आप मीटर में पुट करते हो तो यहां पर आपके पास में डायप्टर के अंदर वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। पावर जो है डायप्टर के अंदर आ जाती है। पी की वैल्यू कॉन्वेक्स और कॉनकेव है दोनों के लिए ध्यान में रखोगे। पावर जो आप ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लेंथ, जैसे मतलब एफ का साइन होगा वैसा ही पी का साइन होगा, सिंपल सी बात है। पावर अगर एन प्लेस किए गए हैं मिरर्स, लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर की बात नहीं, फिलहाल लेंस की बात कर रहे हैं, तो एन लेंस प्लेस कर दिए गए हैं। जैसे आप सिंपली मतलब आंख की शॉप जो होती है, मतलब आंखें चेक करवाने भी जाते हो तो उस टाइम पर 1/1 जो लेंसेज आपके लगाए जाते हैं उसके बाद में सब वैल्यू वो कैलकुलेट कर देता है एक साथ में, कि इतने पावर का आपके नेगेटिव के अंदर है तो इतने पावर का नेगेटिव, वो सब एक साथ में ऐड कर दिया जाता है। तो सेम है पावर के लिए, जितने भी पावर्स हैं 1/1 आपने लेंसेज को प्लेस किया तो सारी नेट पावर है वो एक साथ में ऐड हो जाएगी। ये साइन कन्वेंशन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे मिरर के लिए और लेंस के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों केसेस, दोनों के लिए। U की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, V की वैल्यू में क्या वेरिएशन है, और फोकल जो लेंथ F बोलकर चलते हैं उस वैल्यू के अंदर क्या वेरिएशन है, इस बेसिस पर ये आपको कंप्लीट ध्यान में। उसके बाद में आपको जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको साइन क्लियर है। सेम लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आपको साइन क्लियर है तो। मैग्निफिकेशन के बारे में सिंपल, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलते हैं अपन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आ रही है, अगर डेंसर मीडियम के अंदर है, मतलब डेंसर से रेयर के मीडियम के अंदर आ रही है, मतलब पार्टिकल्स दूर है, मतलब जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, क्लोज है पार्टिकल के अंदर, जो कोई भी मीडियम है उसके पार्टिकल अगर क्लोज है दैट मींस हम डेंसर मीडियम बोलकर से, डेंसर से रियर में आ रही है दैट मींस बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगी। अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो डायरेक्शन है जो अपन जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर जो रेज ड्रॉ करते हैं उसके तरफ आएगी। तो आपको डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर आपको दोनों के अंदर ध्यान में रखना है कि जो रेज है वो किस डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट होगी अपने पाथ से। इसके बाद में एप्लीकेशन है, काफी बार पूछ लिया जाता है ये जो एप्लीकेशंस हैं रिफ्रैक्शन के, जो साइन है जो सन के लिए अपन बोल करते हैं, सनराइज से पहले ही आपको जो एक लालिमा दिखाई देती है, जो सनिस्ट होता है उस टाइम पर भी, मतलब सूर्योदय से पहले भी सूर्यास्त के समय भी, तो उसके पहले ही जो लालिमा दिखाई देती है वो किस वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है ना। कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सब मतलब क्लासिकल एग्जांपल्स हैं तो काफी बार पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन के लिए जो हमें साल बराबर दूरी बटा समय सेम है आपका, जो आपका यहां पर जो वैल्यू दी हुई है एफ इज इक्वल्स टू अपन जो बोलकर चलते हैं दैट इज सी बाई लैम्डा। लैम्डा किसके लिए, वेवलेंथ के लिए स्पीड है वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ चेंज बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो लैम्डा है अपन वेवलेंथ के लिए बोलकर चलते हैं। सी जो स्पीड 3 × 10⁸ है, ये हम मीटर पर सेकंड के अंदर लेकर के चलते हैं वैक्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे मैक्सिमम स्पीड भी मानी जाती है वैक्यूम के अंदर। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का लॉ जो स्नेल लॉ है वो आपको ध्यान में रखना है कि हम अगर
रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में तो नॉर्मल से एंगल है आई है आर के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब मीडियम चेंज हो रहा हो तब ये आई और आर बराबर ना होकर के साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू बनी होती है। इस कांस्टेंट वैल्यू को ही आप जो अपवर्तनांक बोलकर चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलकर चलते हैं, आई बटे आर जो साइन की वैल्यू है ये कांस्टेंट बनी हुई रहती है। इसी को स्नेल लॉ भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसी हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो अपन सी बाई वी, मतलब स्पीड जो लाइट की स्पीड है इन एयर में कितनी है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो कितनी है, इनका रेशियो जो है जिसको अपन म्यू बोलकर चलते हैं, अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी, सिंपल रिलेशन आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में जस्ट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल जहां पर पोजीशन होती है, मतलब सन की भी पोजीशन आपको जहां पर दिखाई दे रही होती है, एक्चुअल उससे डेविएट होती है। क्यों? क्योंकि सन से लाइट अपने पास में आ रही है, उस टाइम पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काफी सारी लेयर्स हैं, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। जो एक्सोफेयर है, जो एक्सोस्फेयर है, उसके बाद में मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, अलग अलग लेयर्स जो हैं उनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग दूरी पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है। मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होने की वजह से अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है लाइट। तो एक्चुअल के अंदर जहां पर आपको सन दिखाई दे रहा है उससे अलग वाली डायरेक्शन के अंदर, जैसे मतलब यहां पर अर्थ सरफेस पर मैं खड़ा हूं और यहां पर मुझे सन दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल के अंदर वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, उससे डाइवर्टेड डायरेक्शन के अंदर होता है। इसी को एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन अपन बोलकर चलते हैं। तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट है प्रिज्म से जो हम व्हाइट रे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, मतलब आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हो तो वो स्प्लिट हो जाती है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। काफी सारे कलर्स के अंदर अपने 7 कलर्स जो बोलते हैं अपन, उनके अंदर स्प्लिट हो जाती है। अब इनके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिसके लिए यहां पर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है, यहां लैम्डा की वैल्यू मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए तो कम से कम डाइवर्ट होगी। ये जो वॉयलेट कलर है वो कम से कम डेविएट होगा, कम से कम डाइवर्ट होगा। रेड कलर है वो जो ये जो कलर है यहां पर मिनिमम डाइवर्जन रखेगा, मिनिमम डाइवर्ट रखेगा, और यहां पर ये डाइवर्ट होने का नेचर जो है मैक्सिमम रखेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए लैम्डा की वैल्यू मिनिमम है। लैम्डा की वैल्यू मिनिमम है। जो अपने विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम पढ़कर चलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, उसके अंदर जो विजिबल लाइट की रेंजेस है उनके लिए लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू रेड के लिए होती है। इसी वजह से जो सिग्नल वगैरह के अंदर जो साइन यूज किया जाता है रेड साइन, ताकि वो एक जगह फोकस हो सके बीम, लैम्डा मैक्सिमम होने की वजह से डाइवर्ट ना हो, मतलब बिखरे नहीं रेज, उसके लिए अपन बोलते हैं मिनिमम डाइवर्जन है। मतलब इस डायरेक्शन से यहां पर आने पर डाइवर्जन है वो बढ़ रहा है, यहां पर मिनिमम डाइवर्जन है, यहां पर मैक्सिमम डाइवर्जन है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेन ड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जा रही है, रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, सिंपल सा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? मतलब एक ये लाइट रे है, अब यहां पर मैंने इंसिडेंस रे आई रखा, अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम है, मतलब इन बिटवीन जो एंगल आई है वो 0 to 90 लाई करता है, तो ये आर एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम। यही मैंने आई एंगल इज इक्वल टू सी कर दिया, मतलब वो क्रिटिकल एंगल मैंने कर दिया, तो यहां पर ये 90 डिग्री पर जाएगी, 90 डिग्री पर जाएगी, रेज जो है इससे 90 डिग्री पर वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब इस आई एंगल को मैं ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रखता हूं, दैट टाइम ये रेज है सेम मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। इस सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट होने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। किस टाइम पर होता है? जब आपने इंसिडेंस रे है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रखा है, इंसिडेंस का रे, इंसिडेंस का जो एंगल है आई एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रखोगे, उस टाइम पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये फिनोमिना आपको ध्यान में रखने, सिंपल इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। एंगल ऑफ डाइवर्जन है, हल्का बहुत आप याद रखे हो, डेविएशन का एंगल याद रख सकते हो। जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल की कुछ एग्जाम में पूछ ली जाती है जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो हल्का सा इनको ध्यान में रख के चलोगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है इसके इफेक्ट काफी बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इफेक्ट है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, तो इनके इफेक्ट्स आपको ध्यान में रख के चलने कि ओशियन का ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है किस वजह से दिखाई देता है, दैट इज फिनोमिना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो एग्जांपल है इसके इफेक्ट्स हैं वो काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट सिंपल सा है कि आपको लाइट का ट्रेवल्ड पाथ अगर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स
वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। यहां पर देखो आप सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप लाइट ट्रेवल पाथ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं अगर कोलॉइड के अंदर ये ट्रेवल्ड पाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे कि कोलॉइड के अंदर टिंडल इफेक्ट शो होता है और सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल, आई एंगल आर के बराबर होता है, वहीं अगर रिफ्रैक्शन होता तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती और उस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम अपवर्तनांक या फिर रिफ्लेक्टिव जो रिफ्रैक्शन का इंडेक्स जो है उसको बोलकर चलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं जनरली अपन इसको। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मैंने आपको बताया कि आई एक थीटा एंगल पर आ रही है, ये थीटा एंगल 0 से 90 डिग्री पर है। यहां पर इस एंगल पर अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दैट टाइम ये एंगल जो है, यहां पर जो एंगल है, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल से डिनोट कर रहे हैं। अब ये क्रिटिकल एंगल जो आई इंसिडेंस का एंगल है, से θ1 एंगल है, ये क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गया, उस टाइम पर सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो दैट फिनोमिना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप के लिए याद रखना है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके उस पर वर्क करता है। ह्यूमन आई के बारे में बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इनके बारे में जो एक ह्यूमन आई का जो आपको कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक्चुअल के अंदर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन माइंड जो रीड करता है, जो सिग्नल्स जाते हैं वो फिर इसको एज ए इरेक्ट रीड करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। माइंड इनको इरेक्ट जो है इमेज फॉर्मेशन है उनको रीड करते टाइम पर माइंड इनको इरेक्ट जो है रीड करता है, रियल के अंदर इन्वर्टेड बनती है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नियर पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है ह्यूमन आई के लिए, उनके डायमीटर है बॉल का वो कितना होता है। जो डिफेक्ट्स हैं विजन के लिए, उनके लिए सिंपल सा ध्यान में रखना है। मायोपिया, मायोपिया के अंदर क्या है कि यहां पर जो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर बनना चाहिए था, इससे पहले इमेज फॉर्मेशन हो गई, तो पहले हो गई तो हमें बिखेरनी है। बिखेरने के लिए हम जो लेंस यूज करेंगे, हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे यहां पर, ठीक है ना, जो लेंस यहां पर हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस करेंगे ताकि ये बिखर जाए, बिखरने के बाद में डाइवर्ट होकर के यहां पर पहुंच जाए। वहीं अगर ये पहले जो इमेज का फॉर्मेशन है इस रेटिना के भी बाद में बन रहा होता, किस में होता है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से भी आगे बन रहा होता, तब हमें सिलेरी मसल है उन्हें कम वर्क करना शुरू कर देती है, तो रेटिना से बाद में इमेज बनती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब हम कौन सा लेंस काम में लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस काम में लेंगे, क्योंकि वो कंसंट्रेट करता है एक जगह पे। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, यहां पर नियर ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा और जो फार ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। दैट जो डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया। सेम हाइपरमेट्रोपिया के लिए नियर ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नहीं है और फार ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होता है। कौन सा करेक्शन के लिए, कॉन्वेक्स लेंस यूज लेते हैं। कॉन्वेक्स में मतलब यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअल में यहां पर हो रहा था, अब यहां पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया तो ये जो रेज हैं उनको एक जगह कंसंट्रेट कर देगा, मतलब जो डाइवर्ज करने के बजाय कन्वर्ज कर देगा, तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस के लिए यूज लेते हैं, कौन सा डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रिज्मोफोबिया, प्रिज्मोफोबिया जो ओल्ड साइटनेस है, आपने देखा होगा ओल्ड एज के अंदर जो भी पर्सन चश्मा लगाते हैं, जो उनके लिए दोनों लेंस काम में लिए जाते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी लेंस होता है, किसकी वजह से होता है, प्रिज्मोफोबिया, दैट इज ड्यू टू द एज इंक्रीज। ठीक है, कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म के अंदर काम में लेते हैं, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, अब्सेंस ऑफ कोन सेल की वजह से, और इसको रिमूव है नहीं किया जा सकता। इसी वजह से रेलवे में आपने देखा होगा कि बाउंड भी करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को, क्योंकि इसको रिमूवेबल नहीं किया जा सकता। ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। परसिस्टेंस का मतलब क्या है, परसिस्टेंस, अच्छा ये रेड और ग्रीन के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते, आपको ध्यान में ही है। परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि 1/10 सेकंड तक ईयर के अंदर साउंड प्रेजेंट रहती है। आइज के अंदर कोई भी इमेज फॉर्मेशन है 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बनी हुई रहती है, दैट इज मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस। ठीक है ना, यहां पर कंबाइंड फॉर्म के अंदर आपको लिखा हुआ है विजन और उसका करेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट जो है अपना लाइट का डिस्कशन था, जो मैंने आपको लगभग जो है 30 to 40 मिनट्स जैसे मैंने आपको बताया था, इतने में अपने कंप्लीट रिवीजन कर दिया। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको जो अपना रिवीजन है, सबसे लेंथी टॉपिक था,
इसके अलावा जो टॉपिक है मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर दोगे। आपका एक बार पढ़ा हुआ है चीजें, तो उसका पढ़ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपके लिए। इजीली 1 बाय 1 आप रिवाइज करते जाओगे चीजों को। जैसे यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन आपने एक बार इमेज ड्रॉ करके देख ली, उसके बाद में इजीली आप पढ़ सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने डायरेक्ट जो फॉर्मेशन है बन जाएगा, आपके सारे केसेस आपके सामने आ जाएंगे। मिरर की बात करोगे, आप बोलोगे भाई कॉनकेव मिरर, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपके सामने 6 केसेस है वो ओपन हो जाएंगे कि भाई इस वाले केस के अंदर इस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीफाई हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है, नेचर ऑफ द इमेज कहां है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 क्लियर करते हुए जाना है। उसके बाद में आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट अपना रिवीजन किया है, एमसीक्यू प्रैक्टिस से जुड़ जाना है इसके बाद में। क्योंकि अब आपके जो 40 डेज का जो टाइम बचा है, उनके अंदर आपके 40 डेज में भी केवल और केवल 20 डेज चाहिए। केवल उन 20 डेज के अंदर अपन कंप्लीट जो आपका, अपन साइंस की बात करें, जीके की बात करें या फिर मैथ रीजनिंग, कंप्लीट आपका जो रिवीजन है वो करवाया जा रहा है। ठीक है ना। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर भी जैसे अपना जो है लाइट का पोर्शन है, जब भी अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, लाइट का अपन एमसीक्यू किया तो कंप्लीट थ्योरी को भी साथ में रिवाइज करते हुए निकलते हैं। ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, उसका बैकग्राउंड पूरा डिस्कशन किया तो लगभग ओवरऑल थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो एमसीक्यू बैच में आप मान सकते हो कि आपकी कंप्लीट थ्योरी का भी रिवीजन है एक टाइप से, वर्बल वे के अंदर पूरा कंप्लीट थ्योरी रिवीजन भी एक टाइप से, और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस है उनके थ्रू आपके क्वेश्चंस हैं वो तो कवर हो ही रहे हैं। तो आपको यहां पर कूपन कोड अप्लाई करके उसके बाद में जो आपका पोस्ट के अंदर रिडक्शन हो जाता है, एमआई कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है, और आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, इससे आप लाइव चल रहा है, कोई भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हो इजीली। ठीक है। ये आपका टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया 40 डेज में केवल 20 डेज में आपका पूरा कंप्लीट, मतलब एज ए वर्बल थ्योरी पूरा रिवाइज हो गया। जैसे अभी हमने लगभग 30-40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट लाइट का रिवीजन किया, उसी टाइप से अपन कंप्लीट थ्योरी है एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज कर देंगे। और उसके बाद में 20 डेज बचते हैं, उनमें आप अपना टेस्ट सीरीज पैरेलल प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इस टाइम के स्टार्ट करके एंड तक अपना प्रैक्टिस करते हो टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज तो आपको कंपलसरी वे के अंदर करना ही करना चाहिए। यहां पर आपको सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट है, दोनों ही आपको दिए गए हैं, सेम एज डीआरडीओ के अंदर भी आपका कंबाइंड भी है और सीबीटी 1 आपका अलग से भी है। ठीक है। तो यह आज का अपना कंप्लीट सेशन था, जिसमें हमने लाइट का कंप्लीट पोर्शन रिवाइज किया। और आपको जो एमसीक्यू बैच है उससे डेफिनेटली जुड़ जाना है, आपको सीबीटी 1 के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो ठीक है। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।